हेलो नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग आज पूरा कंप्लीट करेंगे मध्यकालीन भारत, जो बीपीएससी टीचर बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं। मोहम्मद गजनी से हमारे मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। मोहम्मद गजनवी गजनी का पहला शासक था। गजनी का पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी बुतसिकन की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ होता है मूर्ति भंजक, अर्थात मूर्ति तोड़ने वाला शासक कौन था? मोहम्मद गजनी। मूर्ति तोड़ने वाला शासक कौन था? मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य उसका था भारत से धन प्राप्त करना। मोहम्मद गजनी के भारत पे आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य कहा जाए तो धन प्राप्त करना तथा इस्लाम का प्रचार करना था। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनी का भारत पर सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कहा जाए तो 1725 से 1726 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर माना जाता है। यह मंदिर शिव मंदिर का था। मोहम्मद गजनी का भारत पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कहा जाए तो 1025 में से 1026 में सोमनाथ मंदिर पर माना जाता है। यह मंदिर शिव का मंदिर है। मोहम्मद गजनी के वापस जाने पर भीम प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था, तो उसे हमारे भीम प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। मोहम्मद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाट जाति के खिलाफ हुआ था। जब मोहम्मद गजनी भारत पे सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करके लौट रहा था तो हमारे जाट भाइयों ने उसके खिलाफ युद्ध किया था। मोहम्मद गजनी के दरबार में अलबरूनी, बहाकी, तपी एवं फिरदौसी जैसे विद्वान रहते थे। अलबरूनी ने किताब उल हिंद पुस्तक की रचना की, इसे भारत का दर्पण कहा गया। फिरदौसी ने शाहनामा जैसी पुस्तक की रचना की थी। फिरदौसी ने शाहनामा जैसे पुस्तक की रचना की थी। मोहम्मद गोरी के भारत पे आक्रमण करने का मुख्य कारण माना जाता है भारत में मुस्लिम राज की स्थापना की। मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला आक्रमण मुल्तान पर हुआ था। मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला आक्रमण मुल्तान पर हुआ था। मोहम्मद गोरी भारत पर अंतिम आक्रमण 1205 ईस्वी में खोखर जाति के खिलाफ हुआ था। याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1205 ईस्वी में खोखर जाति के खिलाफ हुआ था। मोहम्मद गोरी 1206 ईस्वी में जब अपना देश जा रहा था तो सिंधु नदी के तट पर नमाज पढ़ते समय खोखर ने उसकी हत्या कर दी थी। मोहम्मद गोरी के सेना नायक कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी को बंगाल एवं बिहार जीतने का श्रेय दिया जाता है। इसी ने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। अब यहां से शुरू होता है दिल्ली सल्तनत। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में उत्तर भारत की धरती पर जिस राजवंश की स्थापना की उसे हम गुलाम राजवंश के नाम से जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ था? तो लाहौर था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में चौगान खेल रहा था। उसी समय घोड़े से गिरने के कारण उसकी मौत हो गई। उसे लाहौर में दफनाया गया। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के किस शासक की मृत्यु हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां दफनाया गया था? तो लाहौर में। चौगान खेल को ही आधुनिक समय में पोलो के नाम से जाने जाते हैं। चौगान खेल को ही आधुनिक समय में पोलो खेल के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। कहाँ में पड़ता है? तो अजमेर में। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में कुबख्त उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह भी याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक
दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, इसे पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, लेकिन पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। यह गद्दी पर बैठने से पहले बदायूं का सूबेदार था। बदायूं का सूबेदार कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। इल्तुतमिश दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। इल्तुतमिश बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त किए थे। इल्तुतमिश 40 तुर्क गुलाम सरदारों का एक दल गठित किया, जिसे हम चालीसा दल के नाम से जाना जाता था। 40 तुर्क गुलाम सरदारों का एक दल गठित किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम एकता प्रथा प्रारंभ किया था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम एकता प्रथा प्रारंभ किया था। इल्तुतमिश चांदी का जो सिक्का चलाया था उसे हम टंकी के नाम से जाना जाता था, टंकी के नाम से जानते थे। वही तांबे का सिक्का चलाया था उसे जीतल के नाम से जाना जाता था। इल्तुतमिश के समय जो सिक्का चला था चांदी का उसे हम टंकी के नाम से जानते थे। वही तांबे का सिक्का चलाया था उसे हम जीतल के नाम से जानते हैं। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने शुद्ध अरबी लिपि में अपना सिक्का चलाया था। वह दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसने शुद्ध अरबी लिपि में अपना सिक्का चलाया था? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया मध्यकालीन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जो दिल्ली गद्दी पर बैठे थे। सबसे पहले दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया के पतन का मुख्य कारण माना जाता है रजिया का स्त्री होना एवं तुर्क सरदारों का असंतोष होना। तुर्क सरदारों में सबसे शक्तिशाली सरदार बलबन था। तुर्क सरदारों में सबसे शक्तिशाली सरदार कौन था? बलबन था। बलबन ने अपने दरबार की ईरानी परंपरा के अनुसार सजाया था। बलबन अपने दरबार में नौरोज त्योहार पर मनाना प्रारंभ किया था। सबसे पहला ऐसा शासक था जो अपने दरबार में नौरोज त्योहार मनाना शुरू किया था बलबन ने। बलबन अपने आप को अफरासियाब का वंशज मानता था। यह ईरान का सबसे महत्वपूर्ण राजवंश था। बलबन अपने आप को अफरासियाब का राजवंशज मानता था। यह ईरान का सबसे महत्वपूर्ण राजवंश था, अफरासियाब। बलबन का मानना था कि सुल्तान धरती पर खुदा का प्रतिनिधित्व करता है। खिलजी वंश थे। खिलजी राजवंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी यानी सिकंदर द्वितीय को उपाधि धारण किए थे। अलाउद्दीन खिलजी की नीति दक्षिण भारत में राज्यों के प्रति सिर्फ साम्राज्य विस्तार का था। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो जैसे विद्वान रहते थे। इसे तृतीय हिंद भारत तोता कहा जाता था। अमीर खुसरो भारत का पहला विद्वान था जिसने अपनी लेखनी में सर्वप्रथम हिंदी एवं उर्दू का प्रयोग किया था। अमीर खुसरो एक ऐसा विद्वान थे जिसने अपने लेखनी में सर्वप्रथम हिंदी एवं उर्दू का प्रयोग किया था। अमीर खुसरो ने असीका, तुगलकनामा एवं तारीफ दिल्ली जैसी पुस्तक की रचना की। अलाउद्दीन ने समय में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। अलाउद्दीन के समय में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सुल्तान का पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम अस्थायी एवं विशाल सेना का गठन किया था एवं सेना को नगद वेतन देने का परंपरा प्रारंभ भी किया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का काल का पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम भूमि का पैमाइश कराकर भूमि पर निर्धारित किया था। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जो भूमि कर उपज का 1/2 भाग लिया जाता था। तुगलक वंश है 1320 से 1414 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत की धरती पर खिलजी राजवंश के बाद जो नवीन राजवंश प्रकाश में आए उसे हम तुगलक राजवंश के नाम से जानते हैं।
तुगलक राजवंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। तुगलक राजवंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सिंचाई हेतु सर्वप्रथम नहर का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने कृषि की सिंचाई हेतु सबसे अधिक संख्या में नहर का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने कृषि के सिंचाई हेतु सबसे अधिक संख्या में नहर का निर्माण करवाया था। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को कहा था, हनूज दिल्ली दूर अस्त, मतलब दिल्ली अभी दूर है। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को कहा था कि हजूर दिल्ली दूर अस्त, मतलब दिल्ली अभी दूर है। गयासुद्दीन तुगलक के बाद उसका बेटा जुना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा था। इस इतिहास में हम पगला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। जुना खां को हम पगला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विद्वान एवं विवादास्पद शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में मोरक्को मूल के अफ्रीकी वासी इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक है। इसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। इब्न बतूता ने रेहला जैसी पुस्तक की रचना किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद ले गया था। याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने ले गया? तो MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक कृषि में सुधार हेतु दीवान अमीर कोही जैसे विभाग की स्थापना भी किया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूनी ने कहा था, आज प्रजा की सुल्तान से एवं सुल्तान के प्रजा से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन की जब मृत्यु हो गई तो बदायूनी ने कहा, आज प्रजा की सुल्तान से एवं सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिल गई। यह युक्ति बदायूनी ने कहा था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह तुगलक ने गद्दी पर बैठा था। फिरोज शाह तुगलक पहले से चले आ रहे 24 करों का समाप्त कर मात्र चार कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का प्रथम कल्याणकारी एवं निरंकुश शासक था, यह माना भी जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला एवं जौनपुर जैसे नगर का निर्माण करवाए। फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला, जौनपुर जैसे शहर का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जुना खां के सम्मान में जौनपुर जैसे नगर का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जुना खां के सम्मान में जौनपुर जैसे नगर का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक गरीब विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता देने एवं गरीब मुस्लिम लड़की की शादी कराने के उद्देश्य से दीवान ए खैरत नामक विभाग की स्थापना करवाया। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत बड़ा शौक था। उसने दासों को देखभाल हेतु दीवान ए बदनांग नामक विभाग की स्थापना किया था। फिरोज शाह तुगलक अपना आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखा था। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में बदनी एवं शम्स एवं सिराज आफिफ जैसे विद्वान रहते थे। बदनी ने तारीफ फिरोज शाही जैसे पुस्तक की रचना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने सैन्य व्यवस्था को वंशानुगत कर दिया था, सैनिक व्यवस्था को, और सेना को उसकी सेवा के बदले जागीर देने का परंपरा प्रारंभ भी किया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद था। इसके समय में मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। दिल्ली सल्तनत की धरती पर लोदी राजवंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया। दिल्ली सल्तनत की धरती पर लोदी राजवंश की स्थापना किसने किया? बहलोल लोदी ने किया।
लोदी राजवंश के शासक सिकंदर लोदी ने आयुर्वेद के ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद फरहंग सिकंदरी के नाम से कराया था। सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से कविता लिखता था। सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से कविता लिखता था। सिकंदर लोदी माप का एक पैमाना चलाया था जिसे गज सिकंदरी के नाम से जानते हैं। सिकंदर लोदी 1504 ईस्वी में आगरा जैसे नगर का निर्माण कराकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। सिकंदर लोदी का राजधानी कहाँ था? आगरा। स्थापना किसने किया? सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश का अंतिम शासक कहा जाए तो इब्राहिम लोदी था। यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कहा जाता था। उसके बाद 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें बाबर की विजय हुआ और मुगल राजवंश की स्थापना हुआ। यहां से हम लोग बाबर देखेंगे। मुगल राजवंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। वही मुगल राजवंश का वास्तविक संस्थापक अकबर को माना जाता है। वही मुगल राजवंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाए तो अकबर को माना जाता है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी, मेवाड़ के शासक राणा संगा एवं पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी ने। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी, मेवाड़ के शासक राणा संगा एवं पंजाब के सूबेदार दौलत खान ने दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। कहा जाता है कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के जीत का मुख्य कारण माना जाता है बाबर योग नेत्री एवं तोपखाना का प्रयोग तथा तुलगामा नीति था। 17 मार्च 1527 के खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा संगा को पराजित कर दिया। जो बुलाया उसी को क्या किया? हरा दिया। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। बाबर को पहले आराम बाग में दफनाया गया। बाबर जब की मृत्यु हुआ तो बाबर को आराम बाग में दफनाया गया। इसके बाद काबुल में दफनाया गया था। बाबर तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुझे बाबरी के नाम से लिखा था, जिसे हम बाबर के नाम से भी जानते हैं। बाबरनामा का फारसी अनुवाद पायंदा खां एवं अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का उल्लेख किया था। बाबर 1507 ईस्वी में पातशाह की उपाधि धारण किया था, याद रखिएगा। बाबर काबुल विजय के उपलक्ष्य में काबुल वासियों को एक चांदी का सिक्का दिया था। बाबर इस उदारता को देखते हुए उसे कलंदर की उपाधि प्रदान किए थे। बाबर माप का एक पैमाना चलाया था जिसका नाम था गजे बाबरी। गजे बाबरी। बाबर तुर्की के उस्ताद अली एवं मुस्ताफ के नेतृत्व में तोपखाना का गठन किया था। हुमायूं। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं किसका बेटा था? बाबर। चित्तौड़ की रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजकर गुजरात के शासक बहादुर शाह के खिलाफ सहायता मांगी थी। 12 जून 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ जिसे शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया। 17 मई 1540 के बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह ने पुनः हुमायूं को पराजित किया। इसे हम कनौज के युद्ध के नाम से भी जाने जाते हैं। हुमायूं ने दिल्ली में दीपपनाह नामक पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। इसी पुस्तकालय से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के मृत्यु पर इतिहासकार लेन पुल ने लिखा था, हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन भाग में इसका कभी साथ नहीं दिया। यह जीवन में लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? तो गुलबदन बेगम ने। शेर शाह सूरी। शेर शाह का वास्तविक नाम फरीद खां। शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था? फरीद खां। शेर शाह के पिता का नाम था हसन सूर। दक्षिण बिहार के शासक बहार खां लोहानी ने
फरीद को शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। शेर शाह का अंतिम विजय 1545 में कालिंजर का विजय था। कालिंजर के विजय के समय में एक विस्फोट के शेर शाह की मृत्यु हो गई। शेर शाह को बिहार के सासाराम में दफनाया गया था। शेर शाह को बिहार के सासाराम में दफनाया गया था। शेर शाह को अपने पिता से सासाराम की जागीर प्राप्त हुई थी। शेर शाह ने ग्राउंड ट्रक रोड निर्माण करवाया था, जिसे सराय आजम के नाम से जानते हैं। शेर शाह ने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से बसाकर इसे अपनी राजधानी बनाया था। शेर शाह सेना को जो सोना का जो सिक्का चलाया था, उसे अशरफी के नाम से जाने जाते थे। शेर शाह ने सोना का जो सिक्का चलाया था, उसे अशरफी के नाम से जाने जाते थे। शेर शाह ने तांबे का सिक्का चलाया था, उसे दामा कहा जाता था। शेर शाह के समय याद रखिएगा, जो सिक्का चलाया गया था तांबा, उसे दामा कहा जाता था। वही चांदी का सिक्का था, उसे रुपया कहा जाता था। शेर शाह पहला शासक था जिसने रुपया नामक सिक्का चलाया था। अब देखिएगा अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोंड के राजा बिरसाल के भवन में हुआ था। हुमायूं के मृत्यु के बाद 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के गुरुदासपुर जिले के कलागौर नामक स्थान पर अकबर को मुगल बादशाह घोषित किया गया था। अकबर पहला मुगल बादशाह था जो अनपढ़ था। अकबर एक ऐसा बादशाह था जो अनपढ़ था। 5 नवंबर 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित कर दिया था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में, जिसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया, हरा दिया। हेमू मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पहला हिंदू शासक था। सबसे पहला हिंदू शासक कौन था? हेमू, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा, 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया था। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना के मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया था अकबर ने 1576 ईस्वी में दोस्तों गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, जब गुजरात ने विजय प्राप्त किया तो उसने उपलक्ष्य में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई। उसे आगरा के सिकंदराबाद में दफनाया गया था। अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाना का निर्माण करवाया। इसे पूजा गृह के नाम से भी जानते हैं। अकबर ने 1581 ईस्वी में दीन इलाही धर्म चलाया था। दीन इलाही धर्म किसने चलाया? तो अकबर ने। इस धर्म को मानने वाला पहला एवं अंतिम हिंदू बीरबल था। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास था। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था, जिसने आईन अकबरी एवं अकबरनामा जैसी पुस्तक की रचना की। बदायूनी ने अकबर के इस्लाम शत्रु कहा था। अकबर ने जैन विद्वान हरि विजय को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर के समय में हिंदी साहित्य का सबसे अधिक विकास हुआ था। इसके समय में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी एवं नकीम खान ने रजनामा में किया था। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, लेकिन अकबर के दरबार के साथ उसका कोई संबंध नहीं था। अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया था। इसमें आगरा में फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराकर अपनी राजधानी बनाया था। अकबर के दरबार में मीर सैयद अली अब्दुल समद, दसवंत एवं बसावन जैसे चित्रकार भी रहते थे। मीर सैयद अली एवं अब्दुल समद फारस का रहने वाला था। वह हुमायूं के सेना के साथ भारत आया था। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। तानसेन अकबर का दरबारी संगीतकार था। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था।
तोरमंडल ने लगान व्यवस्था के सुधार करते हुए 1580 में दहसाली प्रणाली का आरंभ किया था। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर गद्दी पर बैठा था। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर गद्दी पर बैठा था। इसका वास्तविक नाम सलीम था। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? सलीम। किसका पुत्र था? तो अकबर का। जहांगीर एवं शाहजहां दोनों ऐसे मुगल शाह थे जिनकी मां हिंदू थे। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को कठोर यातना देकर हत्या कर दिया था। जहांगीर अपनी आत्मकथा फारसी भाषा तुर्क के जहांगीरी के नाम से लिखा था। जहांगीर के समय में चित्रकला का सबसे अधिक विकास हुआ था। जहांगीर के दरबार में भीषण दास, दौलत मनोहर, उस्ताद मंसूर जैसे चित्रकार रहते थे। जहांगीर ने अपने चित्रकार भीषण दास को फारस भेजा था वहां के राजा एवं उसके परिजन का चित्र बनाने के लिए। भीषण दास एक चित्रकार थे जो फारस भेजे गए थे। उस्ताद मंसूर पशु पक्षियों का चित्रकार था। इसके चित्रों में साइबेरिया का बिडला सारस एवं फूल सबसे प्रसिद्ध था। जहांगीर का मकबरा लाहौर में रावी नदी के तट पर स्थित है। जहांगीर की शादी नूरजहां के साथ हुई थी। नूरजहां ने अपनी माता अस्मत बेगम की सहायता से गुलाब से इत्र निकालने की विधि का पता लगाई थी। नूरजहां के पिता का नाम गियास बेग था। इसे इत्माउद्दौला का उपाधि प्रदान की गई थी। नूरजहां ने अपने पिता इत्माउद्दौला का मकबरा निर्माण आगरा में करवाई थी जो पूरी तरह से सफेद और संगमरमर से निर्मित था।